नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, अर्थात MPPSC 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे तथा हम ये आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें उसमें नई जोड़ी गई हैं तथा किन विषयों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ ही हम आपसे चर्चा करेंगे कि किन किन विषयों पर ज़्यादा जोर देना है, ठीक है, और किन विषयों पर, किस सब्जेक्ट मैटर पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश पर ज़्यादा फोकस किया गया था, लगभग 31 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अलावा लगभग 19 क्वेश्चन आपके पूछ दिए गए थे आपके अधिनियम से। तो इस बार अधिनियम को हटा दिया गया है तथा यहाँ पर इस बार आयोग को रखा गया है। लगभग 15 आयोग इसमें रखे गए हैं। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, क्या क्या नई चीज़ें दे दी गई हैं, क्या पुरानी चीज़ें हटा दी गई हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हम शुरुआत करें, उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस के बारे में, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम चेंज हुआ है उसके बारे में जो हम चर्चा करते हैं। तो इसमें लगभग 10 टॉपिक डिसाइड किए गए हैं या इसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसमें सबसे पहला भाग डिवाइड किया गया है उसके अंतर्गत रखा गया है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और एवं साहित्य। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य के अंतर्गत आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिसाइड कर दिए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास की संपूर्ण घटनाएं, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी मध्य प्रदेश के इतिहास की, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। जो चाहे वो पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक की हर एक चीज़ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रमुख राजवंश की बात करें तो चाहे हम यहाँ पर बात करें बघेल राजवंश की, या चाहे हम बात करें यहाँ पर परमार की, या फिर हम बात करें सोलंकी की, या हम कलचुरी वंश की बात करें, ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि राजा भोज का संबंध किस वंश से था, या फिर परमार देव का संबंध किस वंश से था, या फिर चंदेल वंश के बारे में बात करें, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्ण सिंह का संबंध किस वंश से था। तो ये प्रमुख राजवंश जो हैं इनके बारे में बात करें, या फिर बात करेंगे अशोक महान की कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था, या फिर शुंग वंश की राजधानी कहाँ से थी। MPPSC में एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि शुंगों की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ऐसे कई प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चंदेल वंश के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया है, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया है, 64 योगिनी मंदिर किसने बनवाया है, कहाँ स्थित है ना। उसके अलावा सास बहू का मंदिर किसने बनवाया है, ठीक है, मृगनयनी किसने बनवाया था, ठीक है, ग्वालियर का किले किसने बनवाया है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है हर बार के PSC के एग्जाम में कि कौन किस क्षेत्र से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है, कि टांटिया भेल का संबंध कहाँ से है, शेख रमजान का संबंध कहाँ से था, शंकर शाह का संबंध कहाँ से था, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस क्षेत्र से था, अवंतीबाई का किस क्षेत्र से संबंध था। और इतिहास में अगर हम चले जाएं तो रानी दुर्गावती का संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि बाज बहादुर कहाँ का शासक था, होशंग शाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है, या होशंग शाह कहाँ का शासक था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाए, या फिर खानदेश, असीरगढ़ का किला, ये सब इतिहास की घटनाएं होंगी। और वर्तमान की अगर बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो चाहे आपका श्याम शाह हो, चाहे ठाकुर रणमत सिंह हो, या फिर हमने बात की जैसे टंटिया भील या फिर तात्या टोपे, तो इन सब का संबंध किस क्षेत्र से था, इसके बारे में यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण या स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान में कहाँ से कौन था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, तो जितने भी यहाँ पर आपको
स्थापत्य से संबंधित आप अगर बात करें तो दुर्ग हो गए, किले हो गए, महल हो गए, या फिर मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, मकबरे हो गए, ये कौन कहाँ पर स्थित है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ये बताया जाए कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्वालियर का किला कहाँ स्थित है, किसने बनवाया है, ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाए कि अजयगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है, ठीक है, देवरी का किला कहाँ स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, तो आपको एक मध्य प्रदेश का मैप याद रखना है, और मध्य प्रदेश का जब मैप याद रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि भिंड मुरैना श्योपुर का एरिया जो है वो सहरिया जनजाति का क्षेत्र है ना। झाबुआ अलीराजपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको याद रखना है कि भील जनजातियाँ पाई जाती हैं। आपका बात करें अगर खंडवा खरगोन के आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ इस क्षेत्र में आपको बंजारा जनजाति, और उसके अलावा आपको सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल के आसपास को कोरकू जनजाति, नर्मदा घाटी के आसपास आपको गोंड जनजाति, ऐसे ही भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में, ठीक है। वैसे ही आपको याद रखना है बैगा जनजाति अगर बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो है। वैसे ही अगरिया जनजाति की बात करें तो ये उमरिया का जो क्षेत्र है। ऐसे ही पनिका हो गया, कोल हो गया, यानी विभिन्न क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोल जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे इनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उनका रहन सहन क्या था, उनकी उपजातियाँ कौन सी है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे भील जनजाति की उपजाति आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, पिछली बार पूछा ही था कि भीली, भिलाला, है ना, पटेला, रथियास, बेगास, ये उसकी उपजातियाँ हो जाती हैं। ऐसे ही गोंड जनजातियों की भी उपजातियाँ हो जाती हैं, जैसे मुरिया, मारिया, राजधुर, ठीक है, अगरिया, सुल्हास, ठीक है, प्रधान, ओझा, कोयलाभूति से उस जैसे गोंड जनजाति की उपजातियाँ। इस तरह हर जनजाति की उपजातियाँ आपको याद होना चाहिए। उनके महल को क्या कहते हैं, उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं, उनके घर को किस नाम से जाना जाता है, उनकी कृषि कौन सी होती है, उनके विवाह कौन से होते हैं, जैसे चढ़ विवाह, है ना, चट विवाह। वैसे ही उनके नृत्य कौन कौन से, कर्मा नृत्य कौन करता है, सैला नृत्य कौन करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की कौन कौन सी बोलियाँ, जैसे बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, है ना, तो ये आप मालवी, ये जो बोलियां हैं, इनके अलावा भी और भी बहुत सारी बोलियां हैं, इनको आपको पढ़ना, किस क्षेत्र में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रमुख त्यौहार, लोकगीत, लोक नाट्य, है ना, लोक चित्रकला, लोक साहित्य। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सवनाही क्या है, ठीक है, जैसे संजा क्या है, आपसे पगल्या क्या है, ठीक है, कलगी तुर्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, इस तरह के क्वेश्चन। बरसाती क्या है, बिरहा, बसदेवा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डंडा, आड़ा खड़ा, ये सब का संबंध क्या है ना, सुरौती, नौरते, है ना, इनका संबंध किस क्षेत्र से है ना। ये लोक कला है, लोक कला के अंतर्गत ये बताया जाए कि नृत्य है, कि नाट्य है, कि चित्रकला है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, तो साहित्यकार और उनकी जो रचनाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी आप जानते हो, चाहे आप कालिदास की बात से शुरू कर दिए तो आप भवभूति ले लीजिए, कालिदास ले लीजिए, आप पद्माकर ले लीजिए, आप भूषण ले लीजिए, आप भवानी प्रसाद मिश्रा ले लीजिए, शिवमंगल सिंह सुमन ले लीजिए, या फिर हरिशंकर परसाई हों, ठीक है, शरद जोशी हों, तो ऐसे ही अमृतलाल बेगड़ हों, इन सब की कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए हिल्लोल किसकी है, उर्मिला किसकी रचना है, अक्सर पूछा जाता है। MPPSC में हर बार एक क्वेश्चन आता है रचनाओं से, जैसे पिछली बार पूछा गया था बिखरे मोती किसकी रचना है,
ठीक है। उसके पहले उर्मिला किसका महाकाव्य है, ऐसे क्वेश्चन। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समर्पण ये किसकी बुक है, या फिर गंगा लहरी किसकी रचना है, हम बिस्पाई जन्म की किसकी रचना, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक ये किसकी रचना है, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये साहित्यकार उनकी रचनाओं से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, तो जैसे अमरकंटक हो गया, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है अमरकंटक, वैसे ही महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, एक बार एमपीपीएससी सन 2012-13 में एक प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऐसे ही अगली बार पूछा जा सकता है कि ओंकारेश्वर का संबंध किस जिले से है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस देवता से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की, अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो पचमढ़ी की बात कर सकते हैं। ठीक है, पचमढ़ी आपसे पूछा जा सकता है किस जिले में स्थित है। ठीक है, हनुमंतैया टापू पूछा सकता है। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, इस टाइप के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेड़ा घाट किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व की बात करें, तो अगर जनजातीय व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ पर जितने भी फेमस नाम आप जानते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित, तो आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 10 टॉपिक में से ये पहला टॉपिक था। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम का यानी सिलेबस का पहला टॉपिक सिर्फ इतना था, जिसमें मध्य प्रदेश की संस्कृति, साहित्य एवं इतिहास के बारे में बात की। अभी मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में और मध्य प्रदेश का आर्थिक जीवन के बारे में और आगे टॉपिक अपन देखेंगे, लेकिन वो उनका नंबर इन्होंने सिलेबस में दूसरी जगह रखा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में इन्होंने कहा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। तो यहाँ पर जब भी आप प्रीलिम के सिलेबस को देखें तो इसको प्रीलिम बस मान के ना देखें, इसको आप मेंस के सिलेबस के हिसाब से बात करें, यानी 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को आप रेडी करते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बात की है। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करना है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत करना है, वैदिक एज में आना है। उसके बाद वैदिक एज के बाद आपको जैसे ही यहाँ पर आप ऋग वैदिक एज और उत्तर वैदिक एज आएंगे, तो यानी दोनों के बीच में जब लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज के बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो ये जनपदें थी, ठीक है, पहले जन से जनपद और जनपद से महाजनपदों का निर्माण हुआ, यानी आर्थिक विकास के कारण महाजनपदों का विकास हुआ। और महाजनपद में एक महाजनपद थी प्रमुख मगध, और मगध का विस्तार देखा गया। और उस मगध में कई वंश होते हैं, जैसे हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद और मौर्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम यहीं पे शुंग से कणव और कुषाण होते हुए गुप्त काल से आगे बढ़ेंगे और वर्धन यानी हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हुए फिर हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर आएंगे तो मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही आएगा वैसे ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होगी। उसके बाद आप महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, जहाँ आप 5 वंश देखते हैं, गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे, तुगलक, सैयद और लोधी वंश की चर्चा होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम आप पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के बारे में आप पढ़ेंगे, जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय तक आप जब पढ़ेंगे। और इसी बीच आपको विदेशी आक्रमण भी होंगे, यानी यूरोपियन का आगमन होगा, जिसमें आप भारत में अंग्रेजों के शासन के बारे में देखेंगे। आप फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालियों के बारे में भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे, जो कि आपको आधुनिक भारत के इतिहास में मिलेगा। और यहाँ पे लिखा है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो जिसमें आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज,
है ना, तत्वबोधिनी सभा, यानी यहाँ पे देव समाज, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे और कुछ किसान आंदोलनों के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी किस क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम में कौन लड़ा था। जैसे 1857 की क्रांति में लखनऊ से बेगम हजरत महल, वैसे ही कानपुर से कौन लड़ा है, झांसी से कौन लड़ा था, ठीक है, जगदीशपुर से कौन लड़ा था, जैसे कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने होंगे। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत को कैसे एक किया गया है, यहाँ पे आप राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कैसे कौन सा राज्य कब बना है, उस राज्य में कितनी सीटें हैं, है ना, इन सब के बारे में आप जब यहाँ पे देखेंगे तो आपका दूसरा नंबर वाला टॉपिक क्लियर हो, यानी भारत का इतिहास आपका यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे रखा गया है मध्य प्रदेश का भूगोल, यानी मध्य प्रदेश की भूगोल की जब भी हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको देखना पड़ेगा मध्य प्रदेश में वन, यानी फॉरेस्ट के बारे में, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ पर जब भी बात करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है वन, तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है, कौन सा प्रदेश सर्वाधिक वन वाला है, उसके अलावा कौन कौन से वन्य प्राणी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनके लिए कहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। तो यानी जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि खरगोन पक्षी को कहाँ संरक्षण प्रदान किया गया है, सैलाना अभ्यारण्य में किसको संरक्षण प्रदान किया गया है, कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कितने अभ्यारण्य हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि सतपुड़ा कहाँ है, ठीक है, संजय कहाँ है, डुबरी कहाँ है, पनपठा कहाँ है, ठीक है ना, नौरादेही कहाँ है, माधव कहाँ है, ठीक है, पेंच कहाँ है, तो इस वन विहार कहाँ स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर ये कब बने हैं, कान्हा किसली कब बना है, ठीक है, कब ये अभ्यवन था, कब अभ्यारण्य हुआ, कब राष्ट्रीय उद्यान हुआ, कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत, तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और दूसरा आपको ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया भी है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी कितनी पहाड़ियों से मिलकर के बना हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। और इसी में जैसे आप धूपगढ़ पढ़ते हो तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी महादेव की सबसे ऊंची चोटी, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके अलावा मैकाल श्रेणी कहाँ पर आप ढूंढने जाएं तो मिलेगी, कैमूर श्रेणी कहाँ मिलेगी, भांडेर श्रेणी कहाँ मिलेगी, और विंध्यन श्रेणी कहाँ मिलेगी, यानी विंध्याचल का ये जो 3 भाग में डिवाइडेशन है, ये कौन सा कहाँ मिलेगा, और इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ है। जैसे पिछली बार में MPPSC बरेली में पूछ जाता, बड़वानी की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, इनको एक क्रम में बांधना था, तो कौन सा पहले आएगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो या फिर रीवा पन्ना का पठार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, कैसी वर्षा होती है, यहाँ पे कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर खनिज संसाधन यानी कोयला की बात करें, लोहा की बात करें, या फिर यहाँ पे लौह की बात करें, या फिर आप हीरा की बात करें, ग्रेफाइट बात करें, टिन बात करें, टंगस्टन बात करें, एल्यूमिनियम बात करें, कौन से क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है, या फिर कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सी खदान किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जैसे भरवेली, भलाजखंड, ठीक है, ये कानन घाटी, ये सोहागपुर, ये कौन सा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश में परिवहन की बात करें, चाहे आपका वायु परिवहन हो, चाहे आपका रेल परिवहन हो, और चाहे आपका सड़क परिवहन हो, क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वाधिक सड़क क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम सड़क क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक सड़क कौन से किस जिले में है, या कौन सा नेशनल हाईवे, पिछली बार 2 क्वेश्चन नेशनल हाईवे से आए हुए थे, तो कौन सा नेशनल हाईवे किस जिले से होकर गुजरता है, या फिर कौन सा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। आज के टाइम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश का कौन सा है, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में कौन सा है,
क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल हाईवे 339B का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, ठीक है। NH7 का संबंध मध्य प्रदेश के क्षेत्र से है, NH44 का संबंध, NH12 का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, तो जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, अब विद्युत परियोजनाएं हैं, तो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमरकंटक ताप विद्युत ग्रिड कहाँ स्थित है, ठीक है, कितने मेगावाट बिजली वहाँ से पैदा होती है, ठीक है। फिर टोन्स जल विद्युत परियोजना, वहाँ से कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है, या फिर अभी रीवा के गुड़ क्षेत्र में सोलर पावर लगाया गया, वहाँ कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, यानी कृषि आधारित उद्योग की अगर बात करें, पिछली बार MPPSC मेंस में भी यही क्वेश्चन सेम आया था। कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो चाहे आपका यहाँ पर देख लीजिए वनस्पति घी उद्योग हो गया हो, शुगर मिल हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें, दाल मिल हो गई हैं, आटा मिल हो गए हैं, ये सब यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाएगी डबरा शुगर मिल कहाँ स्थित है, आलोट शुगर मिल कहाँ स्थित है, जीवाजीराव शुगर मिल कहाँ स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन, या भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। किस जिले में स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में। उसके बाद बात करें तो भारत एवं विश्व के भूगोल की अगर हम बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया गया है। तो यहाँ पे पहली चीज़ दी गई है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखना है कि भारत को कितने भौतिक भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना, फिर भारत का पर्वतीय प्रदेश कह सकते हैं। उसके अलावा उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और सफारी, टाइगर सफारी जैसे आपके मुकुंदपुर रीवा में विश्व की पहली कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पे है, ठीक है, हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, या फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो होती हैं इसमें बैराइल की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ, है ना, इम्फाल की पहाड़ियाँ, या गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ये कौन सी कहाँ पे किस जिले में, या नहीं ना पूछ करके भारत के लेवल में ये पूछ सकता है किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पर सामाजिक भूगोल की अगर बात करें तो जनसंख्या से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो जनसंख्या से संबंधित अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है अगर भारत की बात करें, और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, या फिर सबसे कम जनघनत्व यानी डेंसिटी की बात करें तो किस स्टेट में है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आगे टॉपिक डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंगानुपात, साक्षरता दर, किस स्टेट की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, महिलाएं कहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित है, पुरुष कहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित है, सबसे कम कहाँ पे शिक्षित है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। फिर आर्थिक भूगोल की अगर बात करें तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन यानी उद्योग, यातायात के साधन यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा विश्व की अगर बात करें तो महाद्वीप, ठीक है, देश, महासागर, नदियाँ और पर्वत, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि मेकांग नदी कहाँ बहती है, मिसिसिपी एंड मिसौरी कहाँ बह रही है, ठीक है। और ऐसे ही आपका हांगहो, नील, इन नदियों के या डेन्यूब नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है अगर नदियों की बात करें। या फिर पर्वत की बात करें तो यहाँ पे कई सारे आप एंडीज पर्वतमाला के बारे में कई बार पूछा गया है, रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, या फिर एटलस कहाँ है, ठीक है, कोटोपैक्सी कहाँ है, इक्वेडोर कहाँ है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। या फिर अगर बात करें परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की अगर बात करें तो यहाँ पर बात कर सकता है भूतापीय ऊर्जा या आपका जल विद्युत ऊर्जा की बात करें, इस संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो 5वें नंबर में बात की गई है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की बात की गई है। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में यहाँ बात किया गया है, राज्य में होता है राज्यपाल और उसका मंत्रिमंडल, ठीक है। उसके अलावा विधानसभा, उच्च न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल में पिछली बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कौन राज्यपाल नहीं था, तो आपको मध्य प्रदेश के सारे राज्यपाल के नाम पता होना चाहिए कि कौन राज्यपाल था कौन नहीं था। मंत्रिमंडल में पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत मंत्री किसी भी सरकार में हो सकते हैं, या फिर किसी मंत्री के बारे में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश का महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश में कौन किस डिपार्टमेंट का मंत्री है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये पूछ सकता है, कितनी महिलाएं चुन करके आई हैं इस विधानसभा में ये पूछ सकता है, ठीक है। और उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा सकता है कौन अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं था, या तो ऐसा पूछ दिया जाएगा या तो आपसे ऐसा पूछ दिया जाएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, या वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, अपना त्याग पत्र किसको देखते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। या फिर और अगला टॉपिक है यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंचायती राज में कि कौन सी कमेटी किससे संबंधित थी, ठीक है। 73वां 74वां संविधान संशोधन जो था इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कितने विषय डिसाइड किए गए हैं ये यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा इसी में 5वें नंबर में राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की गई है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में बात की गई है तो मध्य प्रदेश की जनांकीय जनगणना मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात की गई है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जितने भी उद्योग आप यहाँ पे जानते हो, जितने भी, उन सब के बारे में, ठीक है। चाहे वो दिया सलाई उद्योग हो, चाहे बीड़ी उद्योग हो, चाहे कागज उद्योग हो, ठीक है। जिस प्रकार के उद्योग आप जानते हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके अलावा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाएं, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे। उसके अलावा 6वें नंबर पे डिसाइड किया गया है इंडियन पॉलिटी के बारे में बात की गई है, यानी संविधान के बारे में बात की गई है। तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, आप जब 10वें नंबर टॉपिक पे जाएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा CAG या लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग या CAG को किस एक्ट के तहत लाया गया था, तो एक्ट 1919 के तहत लाया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन इस बार के PSC के प्रीलिम में देखिएगा यही बनेगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही इन्होंने पहले से ही सिलेबस में दे दिया है। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में तो क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान बना है उसमें लगभग 250 आर्टिकल्स भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा संविधान सभा, ठीक है, उसकी बैठक कब हुई, कितने वाचन हुए हैं, कौन कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, कितनी समितियां बनी, ये सारी चीज़ें इसमें बनेंगी। उसके अलावा कार्यपालिका में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, या फिर आर्टिकल 53 भी पूछ सकता है आपसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। उसके अलावा संसद के बारे में बात की गई है, तो संसद के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखना है, संसद को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, किस आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 79 को आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के एक भारत की संसद बनेगी, ठीक है। तो इससे संबंधित इसकी कार्य प्रणाली कैसी होगी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे भारत के संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो पहले 7 अधिकार दिए गए थे, अब वर्तमान में 6 अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। समानता हो, स्वतंत्रता हो, शोषण हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हो, संपत्ति को अगर हटा दिया गया है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है। ये सारे के सारे अधिकार आपको यहाँ पे सीखने पड़ेंगे और आपको किस आर्टिकल में कौन सी अधिकार के बारे में बात की गई है और इसके अंतर्गत किसकी बात की गई है आपको जानना पड़ेगा, या उसके अंतर्गत कौन कौन से संशोधन कर दिए गए हैं ये भी आपको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बात किया गया संवैधानिक संशोधन की बात की गई है, तो कौन कौन संविधान संशोधन हो चुके हैं, कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, इन सब को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। पहला संविधान संशोधन का संबंध किससे था, या 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 11वीं 12वीं किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, GST को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है जनरल के लिए वो किस
संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। उसके अलावा संविधान के अंदर राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, डीपीएसपी की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 की बात की गई है, तो किसमें पंचायतों के संगठन की बात की गई है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। या अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है, या फिर प्रसूति सहायता की बात की गई हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई हो, ठीक है, या फिर पोषण आहार की बात की गई हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे राज्यों के निर्देशक तत्वों के बारे में बात की गई है। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और न्याय की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 147 के तहत रखा गया है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कौन करेगा, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, फिर उससे संबंधित उनके वेतन भत्ते, ठीक है, उनको हटाया जाना, ये सारी प्रक्रिया, या रिटायर्ड जज की बात करें, एडहॉक जजेस की बात करें, या फिर उनके अवमानना की बात करें, या फिर उनके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, या फिर उनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की आरंभिक अधिकारिता की बात करें, या सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करें, ये सारी चीज़ें, या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिक्री की बात करें, या फिर उसकी सलाह लेने की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। उसके अलावा अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें 65वें नंबर पे ही रखा गया है, तो यहाँ पे औद्योगिक विकास की बात की गई है, आयात निर्यात की बात की गई है, यहाँ पे बात की एनबीएफसीज की बात की गई है, यहाँ चिट्ठी साहूकार के बारे में बात की गई है, यहाँ पे आपके रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी होंगे, या फिर सेबी, एनएसए या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जितने भी हैं, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो विज्ञान एवं पर्यावरण की बात की गई है। तो विज्ञान एवं पर्यावरण में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत की बात की गई है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो यहाँ जैव विविधता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर इम्पोर्टेंट डेज यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा अधिनियम कब लाया गया था, या कौन जैसे क्वेश्चन यहाँ पर और भी बहुत सारे इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए प्रोजेक्ट हंगुल कब आया, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, वन संरक्षण अधिनियम कब आया, जल संरक्षण अधिनियम कब आया, वायु संरक्षण अधिनियम कब आया, हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया, गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब आया, डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम कब आया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव की शरीर संरचना यानी ह्यूमन बॉडी स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करें, इसी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, है ना, कैसे पैनक्रियाज वर्क करता है, कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कौन एंडोक्राइनल ग्लैंड है, कौन एक्सोक्राइनल ग्लैंड है, ठीक है, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। उसके अलावा कृषि उत्पाद तकनीक की बात करें तो बुआई की कितनी तकनीक होती है, सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से खाद्य संस्करण उद्योग कहाँ पे लगाए गए हैं, क्या क्या इससे प्रॉफिट है, क्या चीज़ें और महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें, या स्वास्थ्य नीति, या जो भी आपको हेल्थ पॉलिसीज़ देखे होंगे आजकल कोरोना से संबंधित ना जाने कितने से पॉलिसीज़ सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, जननी योजना हो गया, और भी बहुत सारी योजनाएं हो गई हैं, लालिमा योजना का संबंध किससे है, जननी 108, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। उसके अलावा प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, तो इन सब के बारे में बात की गई है। ठीक, और प्राकृतिक आपदाओं में जितनी भी आपदाएं, चाहे आपका उत्तराखंड की आपदा हो, चाहे जम्मू कश्मीर बाढ़ हो, चाहे आपका भुज का भूकंप हो, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। फिर 8वें नंबर पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। तो जितना भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं लास्ट 1 ईयर का, तो 2020 का पेपर होगा तो आपको 2020 का ही पढ़ना है। 21 में आप ज़्यादा फोकस ना करके आप 2020 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक फोकस कर लीजिए, यही बहुत पूर्ण होगा। इसमें कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, कौन कौन से अगर कोई मान लीजिए वर्ल्ड कप हुआ हो, या फिर जो कुछ भी, जैसे आईपीएल हुआ था तो उसमें आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ है, ठीक है, वेन्यू कौन सा था, दुबई में हुआ था, तो दुबई में जो फाइनल हुआ है तो किस ग्राउंड में फाइनल हुआ था, कौन सी टीम जीती, कौन सी टीम हारी है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। या फिर अदर खेल जो भी और खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, इनसे संबंधित जो भी बड़ी, जैसे मान लीजिए भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई तो उसमें कौन मैन ऑफ द सीरीज था, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी और भी बड़ी घटनाएं हुई हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो 9वां नंबर का टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी हो गया, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस बार पूछ देगा रोबोटिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक की जोड़ दिया गया है तो क्वेश्चन पूछ सकता है पीएमबी का फुल फॉर्म क्या है, यानी प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट बोर्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर क्वेश्चन पूछ दिएगा कि जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ है, या ट्रांजिस्टर का पहली बार कब उपयोग किया गया, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई है तो 1970 में हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब हुई है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पिछले कई सालों से कंप्यूटर पे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से वायरस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके अलावा वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है, कौन कौन से वायरस महत्वपूर्ण है, ठीक है, एंटीवायरस, सर्च इंजन, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न कई पूछे गए हैं। जैसे व्हाट्सअप सब यूज करते हैं तो कब बना है, फेसबुक सब यूज करते हैं कब बना है, आर्कुट कब आया था, ठीक है, यूट्यूब कब आया है, ठीक, इस तरह की चीज़ें कौन किसका आविष्कारक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग क्या है, साइबर हैकिंग क्या है, क्रैकिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे ही आपसे फोर्ट्रान कब आया, इनियक कब आया, है ना, बेसिक कब आया, ये कुछ महत्वपूर्ण लैंग्वेज जो होंगी, ये जो कंप्यूटर शब्दावली है, इनके फुल फॉर्म, ये सब कब आए हैं, ये भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं जो नया जोड़ा गया है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अधिनियम को हटा करके जोड़ा गया है यहाँ पे, आयोग 10वें नंबर का टॉपिक है। तो कौन कौन सी, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, तो आपको यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग का गठन अगर बात करें तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक की बात की गई है। तो इसमें या तो आर्टिकल पूछ लेगा, वयस्क मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 326 पूछ सकता है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 से 18 की गई, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई है, ये पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, और निर्वाचन संबंधी में मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो अनुच्छेद 329 में कहा गया है। ठीक है, कौन कौन भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुका है अभी तक, इस सब के बारे में पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं थे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाते हैं, ठीक है, दोनों के पद से हटाने की प्रक्रिया अलग होती है। ठीक है, ऐसे ही राज्य निर्वाचन आयोग, पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, पंचायतों का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत, नगर पालिकाओं का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, कौन गठित करता है, ठीक है, इसका प्रमुख कौन होता है। ऐसे ही संघ लोक सेवा आयोग में कौन अभी उसका अध्यक्ष है, और या फिर अभी तक कौन कौन रह चुका है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए कौन सा आर्टिकल डिसाइड किया गया है, कौन सा भाग डिसाइड किया गया है, ठीक है, इनके अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखना है। उसके अलावा CAG, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात करें तो भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में अगर इसकी बात करें तो कौन CAG अभी तक नहीं था, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। या फिर वर्तमान में CAG कौन है, CAG का गठन कब होगा, कैसे हटाया जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके अलावा CAG की शक्तियाँ, जैसे इस बार उसने शक्तियाँ पूछी 149, अगली बार पूछ सकता है कि CAG जो फॉर्म डिसाइड करता है अकाउंट के, वो किस अनुच्छेद के तहत 150 के तहत, CAG अपनी रिपोर्ट 151 के तहत किसको सबमिट करता है, केंद्र के मैटर में और राज्य के मैटर में, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन CAG रह चुका है, कौन नहीं रहा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो 14 CAG अभी तक बन चुके हैं उन सबके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा नीति आयोग का गठन अगर 2015 में हुआ है तो नीति आयोग का CEO कौन है, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये भी याद रखना पड़ेगा। वैसे ही मानवाधिकार आयोग, ठीक है, तो गठन कब हुआ है,
ठीक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या इससे संबंधित यहाँ पे कौन कौन अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। ऐसे ही महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है, क्योंकि अभी इनके आयोग के अध्यक्ष चेंज हुए हैं तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कब आया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पिछड़ा वर्ग आयोग कब जोड़ा गया है, ये याद रखना है। सतर्कता आयोग की अगर बात करें तो सतर्कता आयोग है, ठीक है। उसके अलावा एनजीटी 2010 में अगर आया है तो इसके कितने अध्यक्ष हो चुके हैं, अगर 3 है तो अभी आदर्श कुमार गोयल अगर हैं तो इसके पहले 2 कौन थे। और खाद्य संरक्षण आयोग, ये कुल 15 आयोग आपको याद रखने हैं। कब स्टेब्लिश हुआ है, कौन अध्यक्ष है, कौन कौन रह चुका है और इनका कार्यकाल कितना होता है। अगर आपने इतना बस कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपके ये आयोग 10 हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी बात की है मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 के पाठ्यक्रम या सिलेबस के बारे में बात की है। अगर आपने सिलेबस याद कर लिया प्रिलिमिनरी का तो ये मान लीजिए कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने मेंस का पूरा सिलेबस याद कर लिया तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन फ्री में आपसे बन जाएंगे और आपको सिलेबस बस याद रहे तो। अगली बार हम डिस्कस करेंगे मेंस के सिलेबस के बारे में कि कैसे मेंस के सिलेबस से प्रीलिम के सिलेबस को आप अच्छे से याद कर सकते हो और कैसे आपके क्वेश्चन जो है 80+ आप नंबर ला सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, प्रीलिम क्वालिफाइड होना है तो आपको मेंस का सिलेबस साथ में लेके चलना पड़ेगा, आपको मेंस की तैयारी साथ में करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जा कर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 80 नंबर आपको प्रीलिम में हर हालत में लाना ही पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो आप 70 नंबर पाइए और इस भरोसे में रहिए कि कट ऑफ नीचे गिरे तो हमारा भी हो जाए, ठीक है। तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिए जिससे आपका हो जाए। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा सुने, कंप्लीट सुने, तभी जा कर के आपको इस वीडियो की या इस सिलेबस की गहराई पता चलेगी कि सिलेबस में कितनी गहराई है और क्यों इसको जोड़ा गया है। ये सिलेबस एक दिन पढ़ने के लिए नहीं है, ये सिलेबस जब आप साल भर अच्छी मेहनत करेंगे तभी आपसे बनेगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, तभी जा कर के आप आगे जा कर के सफलता की राह खुद चुनेंगे, ठीक है। मैं तो बस आपको इस सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ, राह आपको खुद चुननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफलता वक्त मांगती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। हमारे इस वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए।